नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ज्योग्राफी का लेक्चर। तो ये तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर की शुरुआत होगी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर से, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या अंतर है ना। कभी ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान जो ये थोड़ा सकरा और अधिक आर्द्र है। इसका मतलब है नैरो है और ह्यूमिड ज़्यादा है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर है, थोड़ा चौड़ा है और शुष्क है, यानी ड्राई है ना। तो क्या पहला अंतर, ये सकरा है पश्चिमी तटीय कोस्ट और शुष्क है, मतलब आर्द्र है। और ईस्टर्न वाला की बात करें, ये शुष्क है और चौड़ा है। ये छोटी एवं तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ हैं। यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, ये सब डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरे बनाती हैं। और ईस्ट की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब डेल्टा नदी बनाती हैं, ठीक है। इस मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लगून है। तब जो पश्चिमी कोस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लगून है। लगून मतलब जो लेक समुद्र से बॉर्डर टच करती हैं वो लगून होती हैं। और इस मैदान में लगून की संख्या कम है। ईस्टर्न कोस्ट में लगून की संख्या कम है, वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा, इस कारण यहाँ पे पोर्ट ज़्यादा है, बंदरगाह ज़्यादा है। और ये अधिक कटाफटा कम है, इसलिए यहाँ पोर्ट कम है, ठीक है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखना। इसके बाद अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड, कई बार न्यूज़ में आप सुनते होंगे। यहाँ से इसरो अपनी जो है मिसाइलें वगैरह लॉन्च करता रहता है, मतलब नासा, मतलब स्पेस में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। कहाँ पे श्रीहरिकोटा? सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ पुलिकट लेक। इट इज़ अ कोरल आइलैंड। कैसा आइलैंड है? प्रवाल निर्मित द्वीप या कोरल आइलैंड है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट में है, वहाँ पे लोकेटेड है। दिस आइलैंड सेपरेट द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। इंडिया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड हियर। दोबारा सैटेलाइट लॉन्च करता है ना सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वो यहीं श्रीहरिकोटा आइलैंड में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास। फिर दूसरा आता पम्बन आइलैंड या पम्बन द्वीप की बात करते हैं। ये गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे सिचुएटेड है? बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडम ब्रिज। यानी पम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। एडम ब्रिज का भाग है ना, जो भारत और श्रीलंका के बीच इधर है, यहाँ पे स्थित है ये, ठीक है। फिर न्यू मूरे आइलैंड आता है। न्यू मूरे आइलैंड यदि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहा है। न्यू मूरे आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है, बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो पम्बन, न्यू मूरे आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड। फिर आता है अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। ये द्वीप जो है महानदी ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पे? दिस आइलैंड इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ महानदी एंड ब्रह्मपुत्रा। इट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द ओशियन कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड एट अ डिस्टेंस अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल भुवनेश्वर। आसान शब्दों में कहें तो उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महानदी और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर मतलब उड़ीसा के कोस्ट से 150 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद। मजूली आइलैंड बहुत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मजूली आइलैंड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में। तो आपको मजूली आइलैंड क्लियर है, अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड क्लियर है, न्यू मूरे आइलैंड भी क्लियर हो गया, पम्बन आइलैंड भी क्लियर हो गया और श्रीहरिकोटा आइलैंड भी क्लियर हो गया। अभी कुछ और द्वीप है, जैसे वयंत शिवधर द्वीप, ये कच्छ की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। द्वारका आइलैंड की बात करें, ये अरब की खाड़ी है, अरेबियन सी में आता है ये। पीरम आइलैंड की बात करें, खम्बत की खाड़ी में है पीरम आइलैंड। इस टाइप के आइलैंड आर बहुत पूछे जाते हैं। दीव आइलैंड ये काठियावाड़ तट पे आता है, काठियावाड़ कोस्ट पे। और अड्डू एटॉल मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है, मालदीव का सदर्न मोस्ट एटॉल है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप। अब ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है ड्रेनेज पैटर्न से। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले एक आपको जो ड्रेनेज याद रखना है, वृक्षाकार जिसको डेंड्रिटिक बोलते हैं। दूसरा अरीय जिसको रेडियल पैटर्न बोला जाता है। तीसरा है ट्रेलिस या जालीनुमा बोला जाता है। चौथा है अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल। इसको जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में नोट कर लेना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले डेंड्रिटिक पैटर्न की बात करें या वृक्षाकार, तो डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एक ये पेड़ है, पेड़ की एक ये ब्रांच है,
फिर एक पेड़ की ब्रांच यहाँ से निकल आती, यहाँ से निकल आई, ऐसे यहाँ से निकली, यहाँ से निकल आई, यानी जो पेड़ों की तरह होता है, ट्री ब्रांच की तरह होता है, वृक्षाकार होता है, यानी वो अपवाह प्रतिरूप जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे बोला जाता है कि वृक्षाकार। यानी जो नदी बह रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे मिले सब वृक्षों की तरह, उसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रिटिक पैटर्न। जितनी भी नॉर्थ की नदियाँ हैं जैसे गंगा वंगा है, नदन प्लेन की जितनी नदियाँ हैं ये सब डेंड्रिटिक पैटर्न में आती, गंगा यमुना और उधर ऊपर सिंधु वगैरह, ये सब डेंड्रिटिक पैटर्न में आती हैं, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा फिर रेडियल पैटर्न या अरीय पैटर्न जिसको बोलते हैं। अरीय कौन होता है? जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, किसी पर्वत से निकली और वो सभी दिशाओं में बहेंगी तो उसको अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, अमरकंटक से जैसे नर्मदा है और अमरकंटक से निकलने वाली आपकी इधर बेतवा एतवा वगैरह जो है, तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अरीय या रेडियल होती हैं, जो ऑरिजिनेट होती हैं हिल से और फ्लो करती हैं सारे डायरेक्शन में, ठीक है। फिर जब जैसे गंगा है ये और उसके पैरेलल ये यमुना मिल रही है, और जब कोई दूसरी नदी ऐसे परपेंडिकुलर मिलती है जैसे सोन समकोण पे आके, तो उसको बोलते हैं जालीनुमा पैटर्न या ट्रिलिस पैटर्न। क्या बोलते हैं? ट्रिलिस पैटर्न। तो ट्रिलिस पैटर्न कौन सी होती है? व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट राइट एंगल। यानी जो मुख्य नदी हैं दो ऐसे पैरेलल चले और जो दूसरी नदियाँ हैं वो समकोण पर मिलती हैं आके, तो उनको ट्रिलिस पैटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जालीनुमा या ट्रिलिस पैटर्न, ठीक। और चौथा, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में आके गिर जाती हैं तो उसे हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। बहुत आसान, जब सभी दिशाओं में बह के किसी भी लेक में आके नदी गिर जाएगी तो उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे 4 तरह के जो मैंने पैटर्न बताया ड्रेनेज के, हमेशा आपको याद रखें। ड्रेनेज मतलब एक तरह से नाली समझ लो, जो नदियाँ बहती हैं ना उनको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए कौन सा? डेंड्रिटिक पैटर्न यानी वृक्षाकार। वृक्षाकार में ब्रांच जो होती है नदियों की ट्री की तरह होती है, पेड़ों की तरह होती है, जैसे नॉर्थ की सारी नदियाँ हो गई, गंगा और सिंधु वगैरह। और फिर आती है आपकी रेडियल पैटर्न, यानी पहाड़ों से निकलकर सभी दिशाओं में जो समान रूप से बहती हैं रेडियल होती हैं वो, जैसे अमरकंटक की नदियाँ। ट्रिलिस पैटर्न जो समकोण पर नदियाँ मिलती हैं आके, और सेंट्रीपिटल जो झीलों में आके गिर जाती हैं, ठीक है। आई होप आसानी से क्लियर हो गया होगा। फिर नदियाँ और नदियों की घाटी आ जाता है। देखो आपने कभी नदी घाटी घूमने अगर गया होगे, कश्मीर अश्मीर उत्तराखंड वगैरह, आप देखते होगे अगल बगल 2 पहाड़ हैं, बीच में नदी बह रही है बहुत अंदर। पहले क्या था, नदी ऊपर होगी, है लगातार इरोजन करते 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 वो नीचे होती गई है ना, तो घाटी बन जाती है। यानी एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। भाई आपसे पूछ ले कैशमेंट एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ कैशमेंट एरिया? तो जैसे मान लो ये भारत है, अब गंगा नदी जहाँ जहाँ बह रही है, जहाँ जहाँ से पानी ला रही है, अब तमिलनाडु से तो लाएगा नहीं, तो गंगा का कैशमेंट एरिया लिमिटेड है ना, जहाँ से वो पानी ला सकती है, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, है ना। तो रिवर ड्रेन इट्स वाटर फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड कैशमेंट एरिया। तो जहाँ जहाँ वो बहेगी उसी को उसका कैशमेंट एरिया बोलेंगे। और एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जैसे बहुत ही आसान शब्दों में कहें, आप अपने किचन में देखे होंगे वॉश बेसिन लगा होता है ना, आप पानी देखो डालो कहीं से भी वो इतना ही में रहेगा। तो ऐसे ही गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ जितनी एरिया तक हैं वही उसका बेसिन है, आसान शब्दों में। और कहें अगर तो जिस एरिया से गंगा का पानी जहाँ तक जा रहा है, मतलब मान लीजिए अगर मैंने बोला तमिलनाडु में बारिश हो रही है तो वो पानी क्या गंगा में जाएगा? नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ बिहार में वर्षा हो रही है, यूपी में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, तो वो सब गंगा में पानी मिल जाएगा जाके, तो वो उसका बेसिन है। बेसिन मतलब जिस क्षेत्र तक गंगा का पानी, मतलब जिस क्षेत्र से गंगा का पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसको। और ऐसे ही वाटर शेड क्या हो जाता है, जो डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए अब गंगा का पानी एमपी और इधर नहीं आएगा, मतलब एमपी के नीचे बारिश होगी अगर तो वो इधर चला जाएगा, तो वो वाटर शेड है। यानी बाउंड्री सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर, यानी एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको जल संभर कहते हैं या वाटर शेड कहा जाता है ना। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि रिवर बेसिन बड़ा होता है या वाटर शेड। तो द साइज ऑफ रिवर बेसिन इज लार्ज वाइल द साइज ऑफ वाटर शेड इज स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। जो जल विभाजक है वो तो छोटा होगा ना, बेसिन तो बड़ा होगा ही अपने आप में, उसमें बहुत सारी नदियाँ मिल चुकी हैं यहाँ के। और भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। और द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस ग्राउंड।
समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा गया है, एक तो अरब सागर का अपवातन, दूसरा बंगाल की खाड़ी का, यानी इधर बहने वाली नदियां और इधर बहने वाली नदियां। कुल अपवाद क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब नदियां शामिल है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है। यानी सबसे ज़्यादा जो जल विसर्जित होता है वो बे ऑफ बंगाल में होता है 77% के आसपास, जबकि 23% जिसमें जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, परियन नदी आती है, ये अरब सागर, अरेबियन सी में गिरती हैं। यानी अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो इस साइड बे ऑफ बंगाल में, और कम गिरती है अरेबियन सी में। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हिमालय ड्रेनेज की बात कर लें अगर, तो हिमालय से निकलने वाली जो मेजर नदियाँ हैं वो है गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परीनियल नदियाँ बोलते हैं। परीनियल मतलब 12 मासी नदियाँ होती हैं। इनमें भाई 12 मास जल बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने से आती हैं भाई, इसलिए ये बारिश पे तो निर्भर नहीं है कि बारिश नहीं होगी सूख जाएगा, तो परीनियल नदियाँ हैं। और ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं, यानी दीज रिवर पासेस थ्रू डीप जॉर्ज, जो गहरे गहरे महाखंड होते हैं वहाँ से गुजरती हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ और छिप प्रक्रियाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। वी शेप वैली, छिप प्रक्रियाज और वाटरफॉल्स, ये सब भी बनाती हैं। देखो ना, घूमने जाते हो अगर उत्तराखंड वगैरह, ठीक है, तो ये हिमालय नदियाँ ही बनाएंगी। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की बात कर ले, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा इस बार। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। एरिया कितना है इंडस का? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में इसका एरिया कितना है? 32,12,089 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 32,12,000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर भारत में है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर, और भारत में इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर। तो आसान शब्दों में कहें तो आप ये याद कर लो भाई, भारत में इसका एरिया कितना है? टोटल लेंथ 2880, जिसमें तो भारत में 1114 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है ये भाई? ये निकलती है बोखारचू, जो ग्लेशियर है कैलाश माउंटेन के पास तिब्बत रेंज में। इसका उद्गम जो है तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्बन अथवा शेरमुख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम को सिंगी खम्बन या शेरमुख भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। ठीक है, लद्दाख और जास्कर रेंज। इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है, इसके बीच से ऐसे एंटर करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन दो पर्वतों के बीच में बहती है इंडस नदी, तो लद्दाख और जास्कर, एक सेकेंड, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। और पंचनाद नाम जो है जैसे पंजाब का, 5 प्रमुख जो इसकी सहायक नदियाँ जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, उनके द्वारा इसका बना हुआ है नाम। अंत में सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। ठीक है, यानी इंडस रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची इन इंडिया, और ये तो पता ही जम्मू कश्मीर में बहती है। अब झेलम देखते हैं। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, झेलम कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल रेंज कश्मीर से, वेरीनाग स्प्रिंग से। पीर पंजाल रेंज, वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, चाहे तो ऐसे शॉर्ट में बना भी लेना, ये इंडस नदी बनाओगे, फिर ऐसे झेलम बनाना भी। झेलम, झेलम में मिलेगी ऐसे चेनाब, फिर यहाँ मिलेगी रावी, है ना, फिर यहाँ ब्यास इसमें मिलेगी, फिर सतलज, इन सब में अभी बना दूंगा। अभी पहले ये देखो, झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, पीर पंजाल रेंज कश्मीर। फिर चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चेनाब। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चेनाब से। ये चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्र भागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना चेनाब को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये निकलती कहाँ से? इसको भी नोट कर लो, बारालचला जो पास है, बारालचला पास। ठीक है, बारालचला पास से निकलती है चेनाब नदी। फिर रावी, सिंधु की, ये भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियाँ जो है रोहतांग पास से निकलती है। रावी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश के। चेनाब बारालचला पास से निकल रही है। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकल रही है। फिर ब्यास की बात करें अगर, ब्यास ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण नदियों में से आती है। ये रोहतांग दर्रे के पास, ये भी व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ पे? रोहतांग दर्रे के पास से ये भी निकलती है। ठीक है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है।
ब्यास किस में मिल जाती है? हरीके बैराज जो है पंजाब में, सतलज में मिल जाती है। ब्यास किस में मिल जाती है? सतलज नदी में। फिर ऐसे ही सतलज नदी ये तिब्बत से निकलती है मानसरोवर के पास, राक्षसताल। कहाँ से? राक्षसताल या रकाशताल कह सकते हो। राक्षसताल से निकलती है सतलज नदी। यहाँ इसे लॉगलेचन खम्बन के नाम से, किससे? लॉगेचन खम्बम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मैप देख सकते हो। अब जैसे सिंधु नदी है ये, ठीक है, ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बह रही है। फिर ये झेलम नदी आती है, यहाँ से झेलम नदी है जो वेरीनाग स्प्रिंग पीर पंजाल से निकल रही है। फिर चेनाब नदी, ये देखो मैंने अभी बताया आपको, ये चेनाब नदी है, ये चेनाब, ठीक है, जो बारालचला पास से निकल रही है। फिर ये रावी नदी रोहतांग पास से निकल रही है, वो भी इसमें मिल रही है। फिर ये सतलज जो रकास ताल से निकल के आ रही है यहाँ से, सतलज में ये सारी मिल रही हैं। और ब्यास नदी हरीके बैराज के पास मिल जाती है सतलज में, ठीक है। ऐसे याद रखना है। ये सिंधु, फिर झेलम, झेलम मिलेगी चेनाब में, चेनाब में मिलेगी रावी, फिर ये सतलज में ये सब मिल जाएंगी, सतलज में मिलेगी ब्यास, ठीक है। याद रखना है ऐसे। तो इसको बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सोर्सेज याद रखना। चलो अब दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट। भाई अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक में दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जो गौमुख है उसके निकट गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो उसके बाद गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, जो प्लेन एरिया में आती है, हरिद्वार से एंटर करती है। और गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर तो यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक मतलब इधर साइड की, है ना, यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। और बाएं तट की मिलने वाली नदियों की बात करें तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है ना। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। और सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना। कहाँ गिरती है? सागर आइलैंड के पास, बे ऑफ बंगाल में। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना का स्रोत यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी, ठीक है, प्रयागराज में मिलती है यमुना, ये तो पता ही है आपको। प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। यानी चंबल, सिंध, बेतवा, केन ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू मीट ऑन इट्स राइट बैंक। ये यमुना में मिल जाती है जाके। कौन? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और हिंडन और रिंद, सेंगर, वरुणा ये नदियां जो है इसके बाएं तट पर मिलती हैं। किसके? यमुना के। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। तो याद रखना, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा। फिर कह रहे चंबल नदी मध्य के मालवा पठार के महू के निकट निकलती है और उत्तर मुख होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान के में कोटा पहुंचती है, जहां पर गांधी सागर बांध बना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे चंबल रिवर पूछे ना कहाँ से निकलती है, तो निकलती महू से, मालवा प्लेट्यू एमपी से। कहाँ से निकलती? मालवा प्लेट्यू एमपी से। ये कोटा जो राजस्थान में वहाँ बहती है। गांधी सागर डैम इसी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे। चंबल अपनी जो उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। चंबल इज फेमस फॉर इट्स रिलीफ लैंडफॉर्म विच इज कॉल्ड चंबल रिवाइन। देखा होगा ना चंबल के डाकू तो चंबल में ही रहते थे, क्योंकि ऐसे जॉर्ज टाइप बनाती थी नदियाँ काट काट के मिट्टी को। फिर गंडक नदी की बात करें, ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो गंडक रिवर कहाँ पे प्रवेश करती है इंडिया में? इट एंटर गेंजेटिक प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइन द गंगा रिवर एट सोनपुर नियर पटना। तो गंडक नदी गंगा को ज्वाइन करती है सोनपुर में, ठीक है, बिहार के सोनपुर में, पटना के पास। फिर घाघरा नदी की बात करें, मापाचुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा रिवर, ऑरिजिनेट फ्रॉम द मापाचुंगो ग्लेशियर और तथा शीशा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करती है। शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहते हैं या काली गंगा, ये इससे मैदान में मिलती है। अंततः छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आसान शब्दों में कहे तो घाघरा नदी याद रखना कहाँ से निकलती है? मापाचुंगो ग्लेशियर से। और घाघरा को ज्वाइन करती है शारदा रिवर। कहाँ पे ज्वाइन करती है? एट छपरा, ठीक है, मतलब घाघरा में शारदा मिलती है, फिर ये मिल जाती गंगा में छपरा के पास। मतलब ऐसे घाघरा निकली, घाघरा में शारदा मिली और ये दोनों गंगा में मिल जाएंगी। कोसी
कोसी भैया एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है और अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी बनाती है। यानी द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर दैट ऑरिजिनेट नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। इतना याद रख लो, अगर तिब्बत से निकलती है और इसकी जो मेन स्ट्रीम होती है वो अरुण होती है और इट ज्वाइन द अरुण रिवर टू फ्रॉम द सप्तकोसी। कोसी अरुण रिवर को ज्वाइन करती है तो बन जाती है सप्तकोसी। रामगंगा नदी ये गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा में मिलती है। तो रामगंगा जो है ये कहाँ पे मिलती है गंगा से? कन्नौज में मिल जाती है रामगंगा। कहाँ से? कन्नौज में। तो सारी नदियाँ देखो मैंने आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ। फिर दामोदर रिवर की बात करें, फ्लो अलॉन्ग द ईस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली इनटू हुगली रिवर। बाराकार इज वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज वंस कॉल्ड द सैरो ऑफ बंगाल। आसान शब्दों में कहें, छोटा नागपुर पठार के पूर्व किनारे पर दामोदर नदी बहती है। ब्रंश घाटियों से होती हुई हुगली नदी में ये गिर जाती है। दामोदर किसमें? हुगली में। और बाराकार जो है वो इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है बाराकार। कभी बंगाल का शोक कही जाती थी। कौन सी नदी भाई बंगाल का शोक कही जाती थी? दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर को क्या कहते थे? सौरो ऑफ बंगाल। क्या कहते थे? सौरो ऑफ बंगाल। ऐसे शारदा या सरयू नदी का जो उद्गम है ये नेपाल हिमालय से होता है और ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई काली घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, शारदा सरयू कहाँ से निकलती? नेपाल हिमालय से। याद रखो कौन कहाँ से निकल रहा है, किस में मिल रहा है, बस। फिर और ट्रिब्यूटरीज जो बात कर लें अगर गंगा की, इज द महानंदा, जो कहाँ से निकलती? दार्जिलिंग हिल से निकलती है। दिस रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी फाउंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा इन वेस्ट बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ऐसे भी पूछ सकता है बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी गंगा की कौन सी है? तो महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है दक्षिण तट पर, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में मिलती है। यानी सोन जो है इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑन द साउथ बैंक ऑफ गंगा विच ऑरिजिनेट। अब सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो गंगा में बिहार के आरा के पास मिल जाती है। गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल के फरक्का से। अब बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है ना। फरक्का में एंटर करती बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में और इसको वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर, कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। इसी कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं और दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार, ये भी गंगा में मिल जाती है। सुंदरबन डेल्टा जो बात करें, भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों द्वारा बनाया जाता है। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश और शेष भाग भारत में आता है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा पर निर्धारण करती है। मतलब जो कैमूर रेंज है वो कहाँ है? कैमूर रेंज एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना रिवर एंड सोन रिवर। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। कैमूर रेंज जो होती है वाटर डिवाइड करती है बिटवीन यमुना रिवर एंड सोन रिवर। ठीक है, तो आपको गंगा रिवर सिस्टम पूरा पता चल गया, सिंधु वाला भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, एक नंबर, कोई इसमें समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या हो तो फिर से वीडियो को बैक करिए और देखिए और कमेंट में पूछ सकते हैं आप वीडियो को, क्योंकि यहीं तक रखेंगे। काफ़ी सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं बहुत ही आसान शब्दों में और काफ़ी सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकती है।